अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। फ़िरका इमरानिया के लिए सख्त धचका, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दौरा रूस से वापसी पर ISI चीफ की तरफ से एक अहम सरप्राइज़ मिल गया। यानी अब वो मुलाकात और वो यू टर्न लेने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो सरप्राइज़ मिल गया है वही काफ़ी अहम पैगाम है। यानी इमरान खान साहब को अब इस सियासी बहरान में सियासी लड़ाई अकेले, बगैर किसी बैसाखियों के, बगैर किसी सपोर्ट के खुद ही लड़ना पड़ेगी। यानी इमरान खान साहब के लिए ये सियासी बहरान और ताकतवर हलकों की तरफ से बेइतनाई एक इतना बड़ा दर्द सर बन गया है, जिसके नतीजे में अब इमरान खान साहब के लिए इस पॉलिटिकल माहौल को कंट्रोल करना उनकी अब अपनी स्किल्स के ऊपर बेस करता है। और ISI चीफ की तरफ से जो ऐलान किया गया वो यकीनी तौर पर, वो कहते हैं ना जी, ऊँट के कमर पर तिनके के मुतरादिफ है। और उसके नतीजे में अब ये सारे जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था, अब इसका ज़मीन बोस होना तय हो गया। ISI चीफ, आपको पता है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब एक तवील कंट्रोवर्सी के बाद अब बने थे। कंट्रोवर्सी उनकी तरफ से पैदा नहीं हुई थी, कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी उनके फैसले, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह से, और उस पर बहुत ज़्यादा हीले बहाने किए गए। तो फिर जो 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर को जो ISPR की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया था, आखिरकार उस पर अमल दरामद होता है जाकर 20 नवंबर को। और उसके नतीजे में फिर जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं। साबिक जो हैं DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, वो पेशावर पोस्ट कर दिए जाते हैं। वो 20 नवंबर को जाके पेशावर पे चार्ज लेते हैं, और उसके बाद आ जाते हैं ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब। अब नदीम अहमद अंजुम साहब के आने के बाद से ही ये बात बहुत हद तक गर्म थी कि वो गैर सियासी जहन के हामिल हैं। सियासत को इतना ज़्यादा वो पसंद भी नहीं करते, सियासतदानों को भी पसंद नहीं करते, और वो जो प्रोफेशनल अपना जो उनकी सोच अप्रोच है वो उसी पर कायम भी रहते हैं, और वहाँ पर उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। यानी एक प्रोफेशनल सोल्जर के हवाले से उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि हमारा जो गुज़िश्ता 4-5 साल का अरसा गुज़रा है, ख़ास तौर पर ये वाला जो टाइम है जब इमरान खान साहब का अरूज हुआ और उसके बाद से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर आ गए, इस सारे अरसे के दौरान जो ये वाला जो मुक़्तदर इदारा है, जिसको बिलाशुबा पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को जो अंदरूनी ख़तरात और ख़ास तौर पर दुश्मन क़ुव्वतों की तरफ से जो ख़तरात हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रेडिकेट करना, उसको मिनिमाइज़ करना, ये तमाम जो काम है ये ISI का ही है। और ISI अपना ये काम, अगर सिर्फ ये वाला काम है तो ISI इस काम में वाक़ईतन नंबर 1 है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इस सारे अरसे में ISI बहुत बुरे तरीके से पॉलिटिसाइज भी हुई, और माजी के जो चीफ्स हैं उनके ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठाए गए। जब ये नए आए हैं DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, तो इनके आने से इस बात की उम्मीद बंदी थी कि ये इदारे को गैर सियासी तौर पर आगे भी लेके चलेंगे, और अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उस पर भी फोकस करेंगे। आज एक खबर छपी है रोज़नामा जंग के फ्रंट पेज पर, अंसार अब्बासी साहब की खबर है। उसका एक क्लिप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें ये बताया है अंसार अब्बासी साहब ने कि बाज़ाब्ता तौर पर जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है यानी ISI, उसके चीफ यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की तरफ से मुलाजमीन को सख्ती से हदायत कर दी गई है कि वो सियासत से दूर रहें। ज़राए के हवाले से उनको खबर दी गई है कि नदीम अहमद अंजुम साहब ने ISI के तमाम मुलाजमीन पर वाज़ेह कर दिया है कि सियासत या सियासी मामलात में किसी तरह की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अपनी ये जो सोच है, मौजूदा चीफ हैं जो ISI के, उन्होंने अपनी इस सोच से अपने इदारे के तमाम अफराद को आगाह कर दी। अगर हम देखें तो ये वाली जो डेवलपमेंट है, ये अपने अंदर ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जिसका कोई सानी नहीं, क्योंकि माजी में भी और अब भी जो तनकीद है वो इसी हवाले से की जाती थी, सियासत में मुदाखलत के हवाले से। और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ
शरीफ साहब, उनका तो बुनियादी मौक़िफ़ ही ये था, यानी वोट को इज़्ज़त दो और सिविलियन सुप्रीमेसी। और अगर देखा जाए तो ये जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके साथ जो राब्ते किए गए, उनको जो यकीन दहानियाँ कराई गई, उसके अंदर ये वाला जो मुतालबा था मियां नवाज शरीफ साहब का कि सिविलियन सुप्रीमेसी रहेगी और तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहते हुए वोट को इज़्ज़त देंगे, यानी जो अवाम का फ़ैसला होगा वो सब उसको कबूल करेंगे और अवाम के जो राय है, अवाम का जो फ़ैसला है, वो हर एक तस्लीम करेगा बग़ैर किसी उज़र के और बग़ैर किसी मुदाखलत के। और इस बेसिक मुतालबे को तस्लीम करने के बाद अगली चीज़ें तय होना शुरू हुई। जो क्राइसिस था कॉन्फिडेंस का, उसको ब्रिज किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। अब अगर हम देखें, अब इस फैसले के ऐलान के बाद अगर हम देखें जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है पाकिस्तान में जो हो रही है, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त अपोजिशन ने एक इकट्ठ किया है, हुकूमती तहादियों के साथ राब्ता किया है, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्योंकि अगर सियासी मुदाखलत जारी रहती और सियासी मुदाखलत के ज़रिए जो सपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर IK को मिलती रहती, तो फिर अपोजिशन ना इकट्ठी होती, ना अपोजिशन अपनी ताकत का इजहार करती, ना ही इत्तेहादियों के साथ राब्ता करती और ना ही इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर दबाव आता। और 3.5 साल के गुजरने के बाद पहली मर्तबा इस बात का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी तवाज़ुन, यानी वो जो तराजू के दोनों पल्ले हैं, वो अब बराबर होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक सियासी तवाज़ुन कायम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम 3 दिन पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी तरफ से जारी करदा एक बयान को देखें तो हमारे सामने ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है, जहाँ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और उस बाद उन्होंने शहर का भी ऐलान किया था, उन्होंने कहा जी पेशावर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो को अगर रखें और इस वाले फ़ैसले को देखें तो चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती हैं। अच्छा, नदीम अहमद अंजुम साहब भी वही शख्सियत हैं जिनके बारे में जिन्होंने आते साथ ही मीडिया को इस बात का और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो कैबिनेट डिवीज़न है, उन सबको इस बात का उन्होंने कहा था कि मेरी किसी किस्म की कोई तस्वीर वीडियो ना प्रिंट मीडिया पे जाएगी, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएगी, ना डिजिटल मीडिया पे जाएगी, सरकारी इंगेजमेंट से उनका किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं जानी चाहिए। और फिर हमने देखा कि इस फैसले पर अमल दरामद भी हुआ। अब अगर आपको याद हो तो कल का मैंने एक वीलॉग किया था, इस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था, उसका थंबनेल आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के वतन वापसी पर उनके लिए सरप्राइज़ तैयार है और वतन वापसी के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात होनी है और उस मुलाकात से ही ये बात तय होगी कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का जो गुलगला, जो शोर बुलंद है, वो टाइम फिश होगा या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको हासिल थी, वो ख़त्म होगा। हर दो सूरतों का फ़ैसला इमरान खान साहब की वतन वापसी के फौरी बाद हो जाएगा, यानी अगले 24 से 48 घंटों में। और उसके लिए एक मुलाकात थी जो उनकी एक अहम शख्सियत से होनी थी। अब उनके वतन वापस जहाज़ के लैंड करते ही अगर ये वाला फ़ैसला सामने आ जाता है जिसका बुनियादी तौर पर यह तासुर है कि ISI बतौर सियासत के अंदर अपनी मुदाखलत के हवाले से उसने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, ISI सियासत से दूर हट गई है, तो इनफैक्ट वो जो मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वो भी इररेलेवेंट होगी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इदारे की तरफ से एक फ़ैसला खुलकर दो टोक अंदाज में सामने आ गया कि हम अब सियासी मैदान के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना करेंगे, ना हम मुदाखलत पर आमादा हैं और ना हमें मुदाखलत पर मजबूर किया जाए। और इसके नतीजे में ये अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें होती हुई नज़र आ रही हैं, यकीनी तौर पर अब उसके अंदर तेज़ी आएगी। और अगर हम देखें, एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है कल घोटकी से कराची की तरफ और एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है कल कराची से इस्लामाबाद की तरफ, यानी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का आगाज़ हो रहा है विदाउट एनी प्रेशर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की हुकूमत भी लॉन्ग मार्च करने जा रही है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और सूबाई हुकूमत और उस सूबाई हुकूमत की जो बरसर इक़्तिदार जमात है
وہ بھی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، یعنی آنے والے دنوں کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر تیزی آئے گی۔ اب اس سارے پولیٹیکل سینیریو کے اندر پاکستان کے میں جس پولیٹیشین کو بہت اچھے طریقے سے ریٹ کرتا ہوں وہ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کا اس سارے سینیریو کے اندر ایک بیان سامنے آیا، اور اس ایک بیان کی جو ایک جملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جملہ ہی پاکستان کے پورے پولیٹیکل ٹرموائل کے حل کی ایک بنیاد ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صرف سیاسی ملاقاتوں میں مصروف رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر صرف سیاسی ملاقاتوں میں ہی ہم یعنی سیاستدان مصروف رہے تو غریب عوام سیاستدانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گی، کیونکہ اگر معاشی حالات درست نہ کیے اور بے روزگاری کا مسئلہ حل نہ کیا تو تمام سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب اگر اس جملے کی میں اپنا اس کا تجزیہ کروں یا میں اس کا انالیسس کروں یا اپنی اوپینین دوں تو بڑے سمپل انداز کے اندر اس بات کی جو طے تک پہنچا جا سکتا ہے کہ شجاعت صاحب نے کہا یار کدوں تک تسی ادھر ملاقاتاں کرتے رہو گے، فون کال کرتے رہو گے، جو کرنا ہے وہ کر لیں، کیونکہ یو آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، آپ کے پاس وقت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت بھی لوگوں کا نہ سوچا گیا اور صرف پولیٹیکل بینیفٹس کا سوچا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کے لیے عوام میں، کیونکہ انہوں نے جانا ہی عوام میں ہے، عوام میں جانے اور عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے اس وقت جو مت مری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تو ہر ایک بندہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ یوکرین اور رشیا کی جو لڑائی ہے، اسی کے نتیجے میں صرف ایک دن کے اندر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ جمپ کر کے $100 تک پہنچ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ اور اگر اس خطے کے اندر جنگ بڑھتی ہے تو یقینی طور پر جو چیزیں پاکستان امپورٹ کرتا ہے اس کی ویلیوز میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کا یقینی طور پر بیکلیش آئے گا میرے اور آپ کے اوپر، کیونکہ ہمیں چیزیں مہنگے داموں وصول کرنی پڑیں گی۔ لہٰذا ایک اندرونی دباؤ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک بیرونی فیکٹرز بھی اس معاملے میں اب انوالو ہو رہے ہیں، اور اگر اس صورتحال سے جلد از جلد اس پر قابو نہ پایا گیا، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر یہی ہے جو صورتحال کہ تمام سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر لوگ یقین نہیں کریں گے، کہیں گے یار ایویں بڑھ کے ہی مار دینے، فلاں کو رکھ لو، فلاں کو نکال دو، یہ صرف کہانی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان تمام رہنماؤں سے، ان تمام معزز شخصیات سے انہوں نے کہا جی ہم نے ملاقات میں ہر ایک معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے متعلق تو بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ یعنی جو مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون دونوں کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ شدید قسم کے اختلافات چلتے رہے، اور انہی اختلافات کی وجہ سے یہ دونوں جو پولیٹیکل دھڑے ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکے، بلکہ ایک دوسرے سے دور ہوتے رہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے ان دونوں گروپوں کو برج کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے، اور ایک جو براہ راست پہلے بالواسطہ رابطہ ہوا، نواز شریف صاحب کا فون آیا، پھر شہباز شریف صاحب نے فون کیا، اس کے یہ پہلا ابتدائی رابطہ تھا، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر رابطہ ہوا، یعنی شہباز شریف صاحب خود چل کر چودھری برادران کے گھر گئے اور ان سے ملاقات کی۔ تو یہ بنیادی طور پر ان اختلافات کو دور کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ اور جو تجاویز کے حوالے سے ذکر کیا چودھری شجاعت نے، انہوں نے کہا کہ بعض تجاویز بھی زیر غور آئیں جن کا اس موقع پر ذکر قبل از وقت ہوگا، یعنی اس وقت اگر ہم ان پر بات کرنا ان کے لیے مناسب نہیں، اور یقینی طور پر یہ جو تجاویز ہیں جو زیر غور آئیں یہ فیوچر کے سیٹ اپ کے حوالے سے ہیں، اور ان ہاؤس چینج کے بعد کا جو آپشنز ہیں ان کے اوپر کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ یعنی مسلم لیگ کاف یہ سمجھتی ہے، جو باتیں اس وقت آ رہی ہیں سامنے، ایک کہ وہ اپوزیشن کو اگر سپورٹ کرے گی تو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرے گی، اور بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جائے ان ہاؤس چینج کی صورت میں۔ دوسرا معاملہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اگلا 1.5 سال اقتدار میں رہتے ہیں تو عمران خان صاحب معصوم بن کے 1.5 سال کے بعد جب 2023 کے الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب معصوم ہوں گے اور عوام کا غم و غصہ آئے گا۔
उस वक्त की हुकूमत पर, और उसके लिए ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टर्म ही पूरी करानी है तो फिर इमरान खान की टर्म पूरी कराएं। हमें क्या ज़रूरत है कि इमरान खान की नाकामियों का जो ज़िम्मा है वो हम लें, और अगर फौरी तौर पर इलेक्शन कराने हैं, इन हाउस चेंज कराना है और इन हाउस चेंज के नतीजे में इलेक्शन होंगे तो वेल एंड गुड। और उसके लिए वो ये समझते हैं कि 3-4 माह का अरसा इसके अंदर इंतखाबी इस्लाहत हों, बजट हो और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएं, वो इसके लिए तैयार भी हैं, उस पर राज़ी भी हैं। जबकि मुस्लिम लीग काफ एक जानिब ये समझती है कि इन हाउस चेंज में वो अपोजिशन का साथ दे सकती है, लेकिन शर्त है चीफ मिनिस्टर बनाया जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। और दूसरा वो ये समझते हैं, उनकी राय है कि इस असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली को। वो ये कहते हैं, उनकी तरफ से जो फार्मूला आया है वो ये है कि आप मरकज़ के अंदर तब्दीली लेके आएँ, वहाँ पे हम आपको नंबर्स भी पूरे करके देंगे और असम्बली से इमरान खान साहब के इक़्तिदार को फ़ारग भी कराएंगे। और उसके बाद अगर आपने नेशनल असम्बली तहलील करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, आप नेशनल असम्बली तहलील करके फ्रेश इलेक्शंस कॉल करके आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। बाकी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं ये अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद डिज़ोल्व हों, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब 1.5 साल तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहें। और ये है इस वक्त का वो एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत जिसके अंदर अपोजिशन जमातें इस वक्त मसरूफ़ हैं। और मुस्लिम लीग नून ने इस तजवीज़ पर गौर के लिए नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता किया। अब देखें वहाँ से इस बात का कौन सा जवाब आता है, क्योंकि अब सियासी मैदान सियासतदानों के लिए है। ISI चीफ की तरफ से जो हतमी ऐलान सामने आ गया है, इसके बाद अब मेरा ख्याल है कि सियासतदान अब ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मामलात को टैकल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब फ़ोन कॉल कहीं से नहीं आनी। अब किसी ने आगे नहीं कहना यार छोटा भरा ज़रा तवज्जो करना, या ये भाई है यार इसको अपनी पार्टी से टिकट दे दो। अब वो कहते हैं कि इस किस्म की हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आएगी। और ये बुनियादी तौर पर ISI अगर अपने इस फैसले पर कायम रहती है तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।